सो वी स्टार्ट द डिस्कशन सरफेसी एक्ट के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेसी एक्ट में सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है? लीगल के अंदर भी, प्रमोशन एग्जाम में भी, स्केल 1 के लिए और क्लरिकल टू स्केल 1 के लिए भी। तो ध्यान से नोट कर लेंगे इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। सो सरफेसी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. This is a full form of the act. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, सो फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे मीन्स डेट और लोन्स, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिकवरी प्रोसेस। सो रिकवरी प्रोसेस बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स का मीनिंग है लोन्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन्स वी आर इनिशिएटिंग रिकवरी प्रोसेस एंड दैट विल बी थ्रू सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सो सरफेसी एक्ट को 2004 में अमेंड किया गया ऑन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। तो द एक्ट वाज अमेंडेड ऑन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन किस केस में दिया था? तो नेम ऑफ दैट केस वाज मारडिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। मारडिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसकी सेक्शन 17, आई थिंक इट वाज सब सेक्शन 2। तो दिस सेक्शन वाज फाउंड इलीगल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को हटा दीजिए, हम एक्ट को पास कर देते हैं। तो व्हाट वाज रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 17(2)? तो नोट कर लेंगे सेक्शन 17(2) का रिक्वायरमेंट क्या था। रिक्वायरमेंट वाज टू डिपॉजिट 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन if a borrower wants to go to the DRT. If a borrower wants to go to Debt Recovery Tribunal. So this was the clause which was struck down by Supreme Court. Supreme Court ने कहा कि ये जो क्लॉज आपने लगाई है एक्ट पास करते समय, ये तो इलीगल है कि आप बोरोर को कहते हो कोर्ट में जाने से पहले 75% डिपॉजिट करवाइए। Accordingly, this section was amended in the year 2004. So Act extends to entire India, पूरे इंडिया को कवर करता है एक्ट, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अभी तो जम्मू कश्मीर में वैसे भी कोई इशू नहीं है, तो एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन अंडर सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में किस तरह के कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन है? सो कोर्ट्स हमारे पास नॉर्मल सिविल कोर्ट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम करते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। सरफेसी एक्ट में जितने भी केसेस कवर किए जाएंगे वो या तो डीआरटी को रेफर किए जाएंगे या उसमें डीआरएटी का रोल आएगा। डीआरटी मीन्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और डीआरएटी का मीनिंग है डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। यानी सरफेसी एक्ट में केसेस सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। वट एवर डीआरटी और डीआरएटी डू, तो दोज विल बी द फाइनल थिंग्स। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केवल
कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जा सकते हैं इस एक्ट में, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, लोन रिकवरी इश्यूज में नहीं जा सकते। तो ये नहीं जा सकते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये जा सकते हैं। यानी लोन रिकवरी से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसके लिए पार्टीज को जाना पड़ेगा डीआरटी में या डीआरएटी में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। यहां तक हर चीज एकदम क्लियर है, आई होप सो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा है? सरफेसी एक्ट में हमारे पास 3 तरह के प्रोविजंस हैं, 3 चीजों को लेकर के सरफेसी एक्ट में प्रोविजंस हैं। ये 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? एक इसमें प्रोविजन है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को क्रिएट करने का। सो क्रिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पहले हम इनको कहते थे सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज या रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, लेकिन अब ये बन गई हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो एक तो इनके क्रिएशन के प्रोविजंस हैं, देन सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेस, इसको सेटअप करने के प्रोविजंस हैं, सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेस। सो दूसरे इस बात के प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर। और तीसरा प्रोविजन सेल ऑफ सिक्योरिटीज है विदाउट फाइलिंग सूट, जिसको हम कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये 3 बातों के प्रोविजंस हैं एंड ऑल दीज 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ए मैनर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज 3 एग्जाम्स। तीनों एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको डिस्कस करेंगे। तीनों एग्जाम कौन कौन से हो गए? हमारा बैंक प्रमोशन का एग्जाम हो गया, हमारा CIB के अंदर ABM मॉड्यूल D हो गया, और JIB के लिए आई थिंक अगेन इट इज मॉड्यूल C, तो लीगल के अंदर जहाँ पे सरफेसी के प्रोविजंस हैं, और मे बी मॉड्यूल B आपको चेक करना पड़ेगा, बट मोस्ट लाइकली आई थिंक इट मे बी मॉड्यूल B और C। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इनके से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। सो जैसा पहले कहा, इनको हम पहले कहते थे सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज और रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। सो दीज आर क्रिएटेड अंडर द एक्ट। सो जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं दे आर क्रिएटेड अंडर सरफेसी एक्ट। पहला पॉइंट तो यही लिख लेंगे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को जो क्रिएट किए जाते हैं, तो कहां पे क्रिएट किए जाते हैं, किस एक्ट में क्रिएट किए जाते हैं? सो दीज आर क्रिएटेड अंडर सरफेसी एक्ट। नंबर 2, इनका काम क्या होता है? ARCs का काम क्या होता है? व्हाट इज रोल ऑफ ARCs? So they purchase NPAs from banks and financial institutions and then they recover the NPAs. So they purchase NPAs, बैंकों से भी परचेज करते हैं, FI से भी परचेज करते हैं, अब आपस में भी परचेज करने के प्रोविजंस आ गए हैं, और रिकवरी के लिए इनको परचेज करते हैं। एंड नॉर्मली it is with a haircut, means there is a big discount। तो ये NPA डिस्काउंट के ऊपर परचेज करते हैं। सो बैंकों को बेनिफिट है कि बैंकों की बुक्स जो हैं क्लीन हो जाएंगी, उनकी किताबों से NPA हट जाएगा, और इनको बेनिफिट ये है कि ये डिस्काउंट के ऊपर उनको परचेज करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। नो NPA परचेज करने के बाद इनके पास रिकवरी पीरियड के रूल्स क्या हैं? नो और इनको मैं
फिर ये है कि ये डिस्काउंट के ऊपर उनको परचेज करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। नो, एनपीए परचेज करने के बाद इनके पास रिकवरी पीरियड के रूल्स क्या हैं? सो इन हाउ मच पीरियड दे आर सपोज टू रिकवर द परचेज्ड अकाउंट? सो रिकवरी पीरियड इज अवेलेबल 5 years। 5 साल में परचेज के बाद इनको ये रिकवरी करनी होगी इन ए पीरियड ऑफ 5 years। अपने बोर्ड की परमिशन के साथ दिस 5-year पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू 8 years। सो विद परमिशन फ्रॉम बोर्ड, अपने बोर्ड से इंडिविजुअल केसेस के अंदर विद परमिशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द पीरियड कैन गो अप टू 8 years, यानी 5 years प्लस 3 years इट कैन गो अप टू 8 years इन इंडिविजुअल केसेस। जनरल पॉलिसी 5 years की है। स्पेशल केसेस में बोर्ड परमिशन 3 साल की एक्सटेंशन, टोटल पीरियड हो जाएगा 8 years का। देन इनका मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट, सो देयर मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स का कंसेप्ट है इनका। नेट ओन्ड फंड्स, कैपिटल नहीं लिखना, वर्ड लिखना है नेट ओन्ड फंड्स। तो इनका नेट ओन्ड फंड्स कम से कम 100 crore होना चाहिए। और एटलीस्ट 15% ऑफ एनपीए परचेज्ड एंड आउटस्टैंडिंग विच एवर इज, दोनों केसेस में विच एवर इज लोअर। तो इनके जो नेट ओन्ड फंड्स हैं, मिनिमम कैपिटल नहीं, ना ही नेटवर्थ वर्ड को यूज करना है। नेट ओन्ड फंड्स ₹100 crore और 15% ऑफ एनपीए आउटस्टैंडिंग विच एवर इज लोअर। तो इतना कैपिटल इनके पास, नेट ओन्ड फंड्स इनके पास होने चाहिए। देन इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, it should be 15% of their risk weighted assets। So capital adequacy ratio to be 15% of their risk weighted assets। जो एनपीए ये अक्वायर करेंगे उनका डिस्पोजल कैसे होगा? सो एनपीए में आने वाली रिकवरी को, एनपीए में आने वाली रिकवरी को वो क्या करेंगे? सो दे विल इशू सिक्योरिटी रिसीट्स। सो एआरसी विल इशू सिक्योरिटी रिसीट्स and security receipts will be sold to investors। So investors कौन है? इनको हम कहते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो दे सेल सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। किसी भी पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट जितनी सिक्योरिटीज रिसीट से इशू करेंगे, सो उसका 85% दे कैन सेल टू QIB, रिमेनिंग 15% it should be investment by ARC। So when they issue security receipt against a loan, 85% of that they can sell to QIB, रिमेनिंग 15% इनका अपना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हर एक सिक्योरिटी रिसीट इशू के अंदर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटिंग टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अभी आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, अदरवाइज क्विकली कंफर्म कर देंगे नो क्वेश्चन बाय पोस्टिंग द स्माइलिंग आइकन। सो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। या हमने स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करना है। सो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। दे आर बिग साइज बिग टिकट इन्वेस्टर्स।
Yes, any question? If you don't have any question, then post a smiling icon. और अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए. सिक्योरिटी सीट अगर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आकाशदीप, तो बस इतना याद रख लेना, सिक्योरिटी सीट. सो आरबी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आरबी की परमिशन सेटअप करते समय रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, चाहे तो लिख लें. सो व्हेन ARC टू बी सेटअप, so to set up ARC, RBI license is required, RBI permission, RBI registration is required. RBI से खास रजिस्ट्रेशन जरूरी चाहिए. Why ARC issue security receipt? So that is the procedure for recovery. वो रिकवरी का एक प्रोसेस है प्रियंका. और कोई क्वेश्चन हो किसी का? और सभी स्टूडेंट कंफर्म कर देंगे कि उनको कुछ नहीं पूछना. Is it 15% और ₹100 नेटवर्थ विच एवर इज लेस? देखो मैंने वही लिखवाया आपको, 100 करोड़ और 15% ऑफ अक्वायर्ड NPS विच एवर इज लेस. और कोई क्वेश्चन हो किसी का, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो? चल अब आगे चलते हैं इसका. तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेस. सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेस. सेकंड प्रोविजन जो है, हमने 3 प्रोविजन नोट किए थे शुरू में, तो इसमें से सेकंड प्रोविजन है. पहले वाला हमारा पूरा हुआ, अब वी आर गोइंग टू द सेकंड प्रोविजन. सो सेंट्रल रजिस्ट्री इस पर्पज के लिए गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की इन द फॉर्म ऑफ सरसाई. सो सेंट्रल रजिस्ट्री के जो फंक्शंस हैं, दीज आर बीइंग परफॉर्म बाय सरसाई, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया. तो ये इसका फुल फॉर्म है. तो ये कंपनी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा 31 मार्च 2011 को ये फंक्शनल हो गई. आपको याद होगा सरसाई वो इंस्टीट्यूशन है जो KYC के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करती है, और वो सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है फॉर डिटेल्स ऑफ वेरियस चार्जेस क्रिएटेड. तो सेंट्रल रजिस्ट्री के जो फंक्शंस हैं, सो दे आर कैरिड बाय सरसाई. अब कौन कौन से चार्जेस की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है? इसमें 2 तरह के चार्जेस हैं जिनकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है. सो कौन कौन से चार्जेस? सो जब बैंक लोन देंगे तो चार्ज क्रिएट करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है. किन किन केसेस में मैंडेटरी है? नंबर 1, वो ट्रांजेक्शन्स जो सरफेसी एक्ट में कंडक्ट होंगी. सो सरफेसी एक्ट में सिक्योरिटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस हैं, रिकंस्ट्रक्शन की ट्रांजैक्शंस हैं, और इक्विटेबल मॉर्गेज की ट्रांजैक्शंस हैं. एक ग्रुप ये हुआ. सो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी सिक्योरिटाइजेशन की या रिकंस्ट्रक्शन की या इक्विटेबल मॉर्गेज की, दिस इज वन ग्रुप. और दूसरा ग्रुप है मॉर्गेजेस अदर देन सरसाई, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट एटसेट्रा. तो ये दूसरा ग्रुप हो गया. ये सारे चार्जेस हमने रजिस्टर करवाने हैं. और एक बात का और ध्यान रखना है, दिस रजिस्ट्रेशन विद सरसाई इट इज ओवर एंड अबव रजिस्ट्रेशन विद कंपनी रजिस्ट्रार. कंपनी रजिस्ट्रार अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो भी कंटिन्यू करेगा कंपनी के केस में. इन एडिशन सरसाई के साथ भी इन सभी ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. यानी अगर हम कंपनी को लोन देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रार के साथ भी होगा और सरसाई के साथ भी होगा. और अगर हमने सरसाई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो सरफेसी एक्ट में जो सेल के हमारे पास राइट्स अवेलेबल हैं, तो दोज राइट्स कैन नॉट बी यूज्ड. सो नोट कर लेंगे, इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट completed, if registration is not completed,
So SARFAESI action cannot be initiated by banks for sale of security. सिक्योरिटी सेल करने के लिए जो SARFAESI एक्शन है, जो हमारे राइट्स हैं SARFAESI एक्शन में, तो दोज राइट्स ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी वी कैन नॉट इनिशिएट. नाउ टाइम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन. सो प्रीवियसली ये टाइम पीरियड 30 डेज हुआ करता था, जिसे सेंट्रल रजिस्ट्रार 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता था. बट नाउ दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल एनी मोर. यानी रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड इट कुड बी एनी टाइम पीरियड. तो दीज प्रोविजंस ऑफ 30 डेज और एडिशनल 30 डेज, they are no more applicable. Now it can be any time. It could be any time. Then इसके लिए फॉर्म कौन कौन से होंगे? सो रजिस्ट्रेशन के लिए इनिशियली और मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म होगा नंबर 1. सो पहली बार जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या ऑलरेडी हमारा चार्ज रजिस्टर्ड है उसको मॉडिफाई करवाएंगे, तो फॉर्म नंबर 1 विल बी यूज्ड. अगर लोन एडजस्ट हो गया है तो डी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. सो डी रजिस्ट्रेशन, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, Form 2 will be used. For satisfaction of charge, Form 2 will be used. Form 2 को यूज किया जाएगा satisfaction of charge के लिए. जहां तक फीस की बात है, so when amount is up to ₹5 lakh, fee is ₹50 only. 5 लाख तक का अमाउंट है तो फी ₹50 है. ₹5 लाख से ऊपर है तो फी ₹100 है. सो फी शैल बी ₹100. तो पहले डिले पीरियड का फी लगता था, अब क्योंकि डिले पीरियड खत्म हो गया है तो अब कोई डिले पीरियड नहीं है. सो वेन एवर चार्ज डिटेल्स आर फाइल्ड, सो दिस फीस हैज टू बी पेड. सो देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिले. अब देखिए इन पॉइंट्स को लेकर के आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए. अदरवाइज ये 2 पार्ट हमारे खत्म हुए. अब हमारा इसका तीसरा पार्ट है. सो वो थर्ड पार्ट हमारा है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. वो हमारा इसका तीसरा पार्ट है. तो यहां तक आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो